हेलो फ्रेंड, चैप्टर नंबर 2 देखेंगे अब, जिसका नाम है बैंकिंग। और चैप्टर नंबर 1 जीएसटी देख चुके हैं। उम्मीद है कि वो सारा चैप्टर या जो भी पॉइंट मैं समझाया हूँ आप लोग को समझ में आ गया हो। अब देखते हैं बैंकिंग। बैंकिंग में जब भी बैंकिंग का नाम सुनते हैं तो हम लोग को ध्यान में आता है बैंक, पहला चीज। अब जब बैंक का ध्यान आ रहा है तो इसका मतलब हम लोग को पैसे की भी बात आती है याद। तो फिर बैंकिंग बैंक से रिलेटेड है और बैंक पैसे से रिलेटेड। तो पहले ये हम जानना चाहते हैं पैसा होता क्या है। रुपी, मनी होता क्या है। रुपी मीन्स मनी, ये तो ठीक है, ये भी सबको पता है। पर ये होता क्या है, मनी होता क्या है। जैसे समझिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर ए बी के लिए, ए बी के लिए यहां से एक सामान है O1 से लेकर O2 तक। ए बोलता है बी को कि आप मेरा सामान यहां से लेके यहां तक ले जाइए। तो ए उठाकर यहां से यहां तक ले जाता है, ठीक है। जब ए उठाकर यहां से यहां तक ले जाता था तो ये कुछ काम किया। अब काम किया तो उसके बदला ये क्या करेगा, बी उसको कुछ पैसे देगा। ये नॉर्मल भाषा में मतलब पैसे देगा। किसके बदले पैसे दिया, यानी जो ये जो हार्डवर्क किया है, हार्डवर्क के बदले रुपये दिया है, पैसे दिया है। तो इनडायरेक्टली पैसा कहीं ना कहीं हार्डवर्क को दिखाता है। हार्डवर्क ये चाहे फिजिकल में हो या मेंटल के रिस्पेक्ट में। अगर यही ए को बोलता कि मेरा टीवी खराब हो गया है, आप उसको ठीक कर दो, तो ए अगर टीवी ठीक कर देता तो बी इसको काम करने के बदले फिर क्या देता, पैसा देता। ये क्या हो गया, मेंटल काम हो गया, ठीक है। यानी कि पैसा कहीं ना कहीं बताता है कि कौन कितना ज्यादा मेहनत किया है। ज्यादा मेहनत किया है तो उसके पास ज्यादा पैसा है, ठीक है। अब पैसा तो हो गया। अब लोगों के पास अगर ज्यादा पैसा आ जाए तो घर में रखेंगे तो क्या दिक्कत है, घर में रखेंगे तो दिक्कत है चोरी होने का डर, ठीक है। और फिर पहला तो चोरी होने का डर हो गया। दूसरा, रख के फायदा क्या होगा, घर में कोई फायदा नहीं होगा। तो वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं एक पॉइंट ढूंढेगा जहां पर वो पैसा रख सकता है। तो फिर वो कहाँ जाएगा, बैंक के पास। पर बैंक के पास क्यों जाएगा, कहीं और भी तो दे सकता था, रिलेशन हुआ, ठीक है। मान लेता है ए है, इसके पास बहुत सारा पैसा है। ये बी है जो इसका रिलेटिव है, सी है जो अननोन है। अननोन कहाँ है, या फार रिलेटिव, दूर का रिलेटिव है। ए बी का जान पहचान है। मान लीजिए ए बी एक दूसरे का ब्रदर है। ए के पास ज्यादा पैसा है तो बी को दे देगा, चलो भाई रिलेशन है, दे दिए। बी के पास कम ज्यादा अगर हुआ तो कभी ए को दे दिया, अदला बदली हो गया, कोई दिक्कत नहीं, रिलेशन है। थोड़ा पैसा हुआ तो भी दे सकता है, ज्यादा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, घर में ही जा रहा है, ठीक है। तब यहाँ पे पैसा आपस में दे सकता है। पर अगर बी को जरूरत हुआ तो बी कहाँ जाएगा, ए के पास बोलेगा या बी के पास बोलेगा, ठीक है। तो ए या बी इसको क्यों पैसा देगा, जान पहचान का तो है पर दूर का रिलेटिव है, भरोसा है नहीं है, नहीं है। तो फिर ये बोलेगा ठीक है हम आपको देते हैं, लेकिन इसके बदला हम आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। जैसे बोल दे रहा है कि मैं हर 100 रुपए पर मैं आपसे 5 रुपये लूंगा, यानी मैं 100 रुपया दे रहा हूं आपको, वो सही है, पर उसके साथ साथ ये मैं एक्स्ट्रा 5 रुपए आपसे लूंगा। क्यों, क्योंकि मैं आपकी मदद कर रहा हूं, मेरा भी तो कोई फायदा होना चाहिए। ये इससे पैसे लेके बिजनेस किया, उसको प्रॉफिट हुआ, पर ए को क्या प्रॉफिट होगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसलिए ए क्या करेगा, पैसा देगा, साथ में कुछ एक्स्ट्रा पैसा देगा, ठीक है। तो ये हुआ, इसको एक्स्ट्रा पैसा जान पहचान ने दे दिया। अगर मान लीजिए कोई जान पहचान नहीं मिलता, बी के पास बहुत सारा पैसा है, इसके पास भी बहुत सारा पैसा है, किसको देगा, ढूंढेगा तो नहीं जाके, और पैसा रखने से भी प्रॉफिट मिलेगा नहीं, ऊपर से डर रहेगा चोरी होने का।
इसलिए फिर एक बैंक है, इसलिए ये पैसा एक बैंक में एक जगह जाके जमा करता है, उस जगह का नाम है बैंक। तो बैंक क्या करता है? बैंक, ठीक है, बैंक एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। रुकिए देखिएगा, बैंक क्या है? एक संस्था है जो कैरी करता है, यानी लेन देन का काम करता है, जो भी उसका काम वो काम करता है। किसका? ऑन द बिजनेस ऑफ टेकिंग। कौन सा काम करता है? पैसा डिपॉजिट करने का और देने का। यानी बैंक एक ऐसा जगह है जहां किसी से पैसा लेगा या किसी को देगा, डिपॉजिट और लेंडिंग, ठीक है। तो जिसके पास ज्यादा पैसा है वो बैंक को जाके जमा करेगा, जिसके पास कम पैसा है वो बैंक से लेगा, ठीक है। जिस तरह अभी बताया था कि बैंक, हम पहले ए सी को दे रहा था, क्यों दे रहा था? कुछ प्रॉफिट हो जाने के लिए। तो बी डिपॉजिट जो होगा पैसा, ठीक उसी तरह जो पैसा बैंक में डिपॉजिट होगा तो बैंक में कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देगा, ये लेगा डिपॉजिट वाला, क्यों जमा करेगा? बिना प्रॉफिट का तो जमा नहीं करेगा, ठीक है। और ये बैंक किसी को उधार देगा, क्यों देगा? ये सब फिर आगे ये सब बातें हम आगे करेंगे, ओके। अब इसके बाद एक बैंकिंग में हम देखेंगे, बैंक का जो भी काम है उसको कहते हैं बैंकिंग। पैसा लेना, पैसा देना, या फिर इसका कोई भी काम हो। अब इसमें इस चैप्टर में रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, ये टाइप ऑफ अकाउंट में हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक चीज देख लें। क्या? द बिजनेस ऑफ रिसीविंग, पैसा लेना, वैसा काम जिसमें पैसा लेना, सुरक्षा देना और पैसा उधार देना। टेक करना मतलब जमा लेना, सिंपल भाषा में कहें जमा लेना, उधार देना और सुरक्षा देना। वैसा संस्था, वैसा काम जो पैसा को जमा लेता है, उधार देता है, सुरक्षा देता है, उस तरह के काम को कहते हैं बैंकिंग। अब बैंकिंग कौन करता है? बैंक करता है। बैंक एक ऐसा संस्था है, संस्था यानी ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप, या फिर एक घर कहें जिस घर में सिर्फ यही सब काम होता है, तो उस घर को हम नाम दिए हैं बैंक। तो एक बैंक क्या करता है? पैसा लेता है, देता है। मेन फंक्शन क्या है इसका? रिसीव करना। किससे? डिपॉजिटर से। जिसके पास बहुत सारा पैसा है वो क्या करेगा? बैंक से रिसीव करेगा, सॉरी डिपॉजिटर से रिसीव करेगा। जैसे ए बी सी, ए के पास अगर बहुत ज्यादा पैसा है तो बैंक में जाएगा, जमा कर देगा। अब अपने पास बस उतना ही रखेगा जितना काम भर हो, बाकी सब बैंक के पास। यानी बैंक के पास बहुत सारा पैसा होगा। अब बी को जरूरत पड़ गया पैसे का, ये जमा किया इसलिए प्लस ये जिसको जरूरत पड़ गई तो कहाँ से लेगा? बैंक से लेगा, क्योंकि बी ए को जानता नहीं डायरेक्टली, तो मांग भी नहीं सकता है। जब मांग नहीं सकता तो बी पैसा लेगा, कहाँ जाकर? बैंक को बोलेगा बैंक मुझे पैसा दो, तो बोले ठीक है आप ले जा सकते हैं। तीसरा अदर यूजफुल सर्विसेज, जैसे किसी को बिजनेस खोलने के लिए, किसी को प्लॉट खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए, किसी को संस्था खोलने के लिए, कोई भी काम, मतलब अदर दूसरे काम सॉरी, मतलब इसमें दूसरा बाकी काम करने के लिए भी बैंक पैसा देती है, ठीक है। अब ये तो हो गया बेसिक चीज, पर बैंक में पैसा लेना देना पर होता क्यों है ये अभी देखते हैं। जैसे देखिएगा, ये क्या है? बैंक है। ये ए के पास बहुत ज्यादा पैसा था तो बैंक को जमा कर दिया। पहले केस में देख रहे थे सी को दे रहा था तो उससे 5% इंटरेस्ट ले रहा था, तो बैंक को देगा तो
ये बैंक को देगा, इसको तो कुछ फायदा होना चाहिए। तो यही कहता है कि हम आपको 100 रुपये देते हैं, तो आप मुझे 5 रुपये इंटरेस्ट दीजिएगा। मतलब 100 रुपये पर जो एक्स्ट्रा फायदा हो रहा है उसको कहते हैं इंटरेस्ट। तो ये बैंक को जाके दिया, हर 100 रुपये पर 5 रुपये बैंक वाला इसको देगा। कब? जब ये पैसा निकालेगा। ठीक है, यानी इसका इंटरेस्ट क्या हो गया? 5%। अब बी के पास पैसा नहीं है, तो बैंक के पास जाएगा, बोलेगा पैसा दो। तो ये बोलेगा बैंक कि ठीक है, हम आपको हर 100 रुपये पर 8 रुपये लेंगे। यानी कि जब ये पैसा लौटाएगा तो 100 रुपये तो लौटाएगा प्लस 8 रुपये, यानी 108 रुपये। इसमें क्या था? बैंक, समझिएगा, जब ये रिटर्न करेगा ए को तो 105 रुपये रिटर्न करेगा। जस्ट मान लेते हैं अगर 100 रुपये है तब। उसी तरह जब बी बैंक को रिटर्न करेगा तो 108 रुपया रिटर्न किया, यानी बैंक के पास आया 108 रुपये, गया 105 रुपये। 3 रुपये का बैंक को फायदा हुआ। ठीक है, इसी अगर 100 रुपये का भी हम बात देखें तो हर 100 रुपये पर बैंक को 3 रुपये का फायदा हुआ है। इसी 3 रुपये का फायदा के लिए ये जो प्रॉफिट हो रहा है बैंक को, इसी प्रॉफिट के लिए ये बैंक काम करता है। ये कोई फिक्स नहीं है कि ये 5 रुपये ही ले रहा है या 8 रुपये ही ले रहा है, ज्यादा भी ले सकता है, कम भी ले सकता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, समझ पाए? इसलिए लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं। अब ये तो करते हैं, अब बैंक में पैसा जमा करने के भी बहुत सारे तरीके हैं जो हम अभी आगे देखते हैं। देखिएगा क्या, बैंक में पैसा जमा करने के लिए वहां पर हम लोग को अकाउंट ओपन करना पड़ता है। अकाउंट भी बहुत सारा ओपन टाइप का होता है। पहला सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट क्या होता है? सेविंग अकाउंट होता है एक नॉर्मल हर आदमी लगभग खोलता है, नाम ही काफी है सेविंग। यानी अगर किसी के पास मंथली खर्च के बाद कुछ एक्स्ट्रा पैसा बच जाए तो बैंक में जाके जमा कर देगा। मान लीजिए 500 रुपये बच गया, जमा किया। अगले महीना 1500 बच गया, जमा किया। अगले महीना 2000 बच गया, वो जमा किया। अलग अलग महीना में सेविंग अकाउंट। इस अकाउंट में हम पर डे ट्रांजैक्शन का मतलब बैंक में जमा करना या निकालना हम नहीं कर सकते हैं। पर डे भी नहीं कर सकते हैं और एक दिन में मेनी टाइम्स नहीं कर सकते। ये सब हम पर डे या एक दिन में मेनी टाइम्स नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो बैंक हम पर एक्स्ट्रा चार्ज लगाएगा। क्या करेगा? बैंक हम पर एक्स्ट्रा चार्ज लगाएगा। क्यों? क्योंकि हम सेविंग अकाउंट में कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए किसी का बिजनेस है, अब वो पर डे पैसा जमा करना चाहता है, हो सकता है एक दिन में 3 बार जमा करना चाहता है, 4 बार निकालना चाहता है, तो उस आदमी के लिए ये अकाउंट नहीं, उसके लिए दूसरा अकाउंट है जिसको कहते हैं करंट अकाउंट। क्या कहते हैं? करंट अकाउंट। इस करंट अकाउंट में हम एक दिन में मेनी टाइम जमा भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। सेविंग अकाउंट में हम लोग को नॉर्मली 3 से 5 या 8 अलग अलग बैंक पर अलग अलग डिपेंड ये हम लोगों को रेट मिलता है। इस पर भी अलग अलग मिलता है। ठीक है, ये हो गया कब? जब पर डे का लेन देन हो या महीने का, तब ये टाइप ऑफ अकाउंट है। अब दूसरे टाइप ऑफ अकाउंट देखिएगा क्या, तीसरा
फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का मतलब, मान लीजिए 1 लाख रुपए मैंने बैंक में जमा किए और बोल दिया कि 3 साल के लिए मैं जमा करता हूं, ठीक है। यानी एक बड़ा पैसा, कोई जरूरत नहीं है कि बड़ा पैसा मतलब 1000, 1500, लाख, 1.5 लाख, छोटा भी हो सकता है, पर फिक्स्ड कर दिया। फिक्स्ड करने का मतलब टाइम फिक्स हो गया। टाइम फिक्स करके मैं डिपॉजिट कर दिया अकाउंट में। फिक्स क्या, टाइम फिक्स करके पैसे को डिपॉजिट कर दिया अकाउंट में। इस पर जो भी 3 साल के बाद जो पैसा मिलेगा, अगर मान लेते हैं 5%, चल 5% तो नहीं मिलता होगा, 8% या 9% जो भी मिले, ये फिर वो अपना एक बार में वो पैसा निकाल सकता है, ठीक है। अब इसके बाद चौथा है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। चलिए देखिएगा, चलिए इसको शुरू से देख लेते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अब रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट पढ़ते हैं। तो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट पढ़ने से पहले हम लोग आरडी के बारे में जान लेते हैं, सॉरी एफडी के बारे में। क्यों एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट, इसके बारे में क्यों? क्योंकि अगर इसके बारे में जानेंगे तो इसी का फॉर्मूला से क्या से हम इसको क्रिएट करेंगे और कंपेयर करके सिखाएंगे कि कैसे सिंपल वे में है। मान लेते हैं प्रिंसिपल 1 लाख है, रेट 8% है, टाइम 3 ईयर है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT/100। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सब पहले वाला फॉर्मूला क्लास 8 में 9 में बहुत कर चुके हैं। फिर PRT/100, अब इसका फॉर्मूला रखें, प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम बाय 100, 1 2 3, 8 3 22, 8 3 24, 1 2 3, यानी 24,000 रुपये आता है। तो अमाउंट क्या हो गया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1,24,000, यानी 3 साल में 1,24,000 रुपये उसको मिलेंगे। पर एफडी में क्या होता है, देख आरडी में ये मंथ की बात कर रहे हैं, यहाँ मनी की बात कर रहे हैं। कैसे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला मंथ में हम 100 रुपया जमा किए, दूसरे में भी 100 रुपया, तीसरे में भी 100, चौथा में भी 100, पांचवें में भी 100। समझिएगा, हर महीना अगर 100 रुपया जमा करें तो प्रिंसिपल जो 5 मंथ के बाद है वो कितना हो जाएगा। सॉरी, अभी से पहले ये तो जमा किए, यानी कि समझिएगा कि दूसरे मंथ में टोटल कितने जमा हो गए, 200, तीसरे मंथ में 300, चौथे में 400, पांचवें में 500, इतने ना जमा हुआ। जमा करते हैं हम हर महीने कर रहे हैं 100 रुपए, पर जमा हो गए टोटल कितना, ये क्या है टोटल वाला। यानी मतलब समझिएगा, पहला महीना मुझे इंटरेस्ट कितने पर मिलेगा, 100 रुपए पर। दूसरे महीने में इंटरेस्ट कितने पर मिलेगा, 200 पर। तीसरे महीने 300 पर, चौथे महीने 400 पर। क्यों? क्योंकि ये तो इतना जमा हो गया तो हमको यहाँ से यहाँ तक सारा का इंटरेस्ट मिलेगा ना, जो 100 रुपए है। अब दूसरे महीने में जो यहाँ से यहाँ तक जमा हुए हैं, जो 200 रुपए, अब ये 100 रुपया तो मिल रहा है, अगला महीना 100 रुपया बढ़ गया ना, यानी टोटल 200 रुपए हो गए। तब मुझे अगले महीने टोटल 200 रुपए पे मिलेंगे। अब ये इसका भूल जाना है, इसका इंटरेस्ट आ गया, मान लेते हैं I1 आ गया। अब इसका इंटरेस्ट I2। अब जब तीसरे महीना जाएंगे तो हमें 300 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। जब यहाँ का इंटरेस्ट सोचेंगे तो इस दोनों पॉइंट का इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर लेंगे जो 300 रुपए हैं, उसमें ये सब मनी इसमें काउंट हो जा रहा है, तभी तो 300 बने। जब 300 बने तो हमें 300 का इंटरेस्ट मिलेगा। ये 100 200 जो बीच में है ये ज्वाइंट होगा, पर इसमें काउंट नहीं होगा। अब यहाँ 300 रुपया का अमाउंट होगा। समझिए कैसे आप, यानी पहला महीने में प्रिंसिपल कितने हुए, 100 रुपये जमा किए, यानी पहला महीने हमें इस पर मिलेगा। दूसरे महीने
पहला महीने में 100 रुपए मेरे पास है, दूसरे महीने अब कितने हो गए 200, यानी दूसरे महीने का इंटरेस्ट क्या होगा 200 का अलग होगा, ये 300 का, 400 का, 500 का, यानी प्रिंस अब इसमें से 100 रुपया कॉमन ले ले सब में से, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये हो गया, इस पर तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये 1 2 3 4 5 9 8 8 में पढ़े होंगे, ये एपी के फॉर्म में है। जब ये एपी के फॉर्म में है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा 100 and 5 5 + 1 by 2 यही फॉर्मूला होगा। यहाँ पर 5 क्यों लिया, क्योंकि n 5 n यानी लास्ट टर्म। अगर यही प्रिंसिपल को मैं p मान लूं तो ये 2p 3p 4p 5p, तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हो जाएगा n ईयर के लिए p n + 1 by 2, यानी वो प्रिंसिपल मैं कितने टाइम के लिए जमा कर रहा हूं, ये हो गया टाइम, वो भी किसमें इन मंथ। पी तो पैसा है, इसका तो कोई दूसरा यूनिट है नहीं। यहां तक उम्मीद है कि मुझे समझ में आ रहा होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब देखिए इसी फॉर्मूले से, किससे, ये जो मैं आरडी के लिए निकाला हूं यही मैं अब यूज करूंगा। इंटरेस्ट प्रिंसिपल पी कितने टाइम के लिए, ये n + 1 by 2, ये मंथ में है, मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई, ईयर = मंथ बाय 12, ये फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसलिए मंथ को ये टाइम मंथ में, मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 प्रिंसिपल गुने टाइम गुने अब रेट r/100, सेम फॉर्मूला है, बस n निकालने का अलग अलग है। अब इसके बाद जो यहाँ अमाउंट 3 साल, ये जितने साल 3 साल का है, 3 साल के बाद जो मिल रहा है, यहाँ पर हम अमाउंट के जगह पर बोलेंगे मैच्योरिटी वैल्यू, यानी उतना समय तक मैं हर महीना 100 200 जो भी मैं जमा करते गए, उस टाइम के बाद पूरा पैसा कंप्लीट हो जाने पर कितना मिलेगा उसको बोलते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। यानी जिस तरह यहाँ अमाउंट है तो यहाँ मैच्योरिटी वैल्यू है, जिसको एम भी कहते हैं। मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इसी से हम कंपेयर कर रहे हैं। सोचिएगा प्रिंसिपल पैसा तो जमा कर रहा है कितने महीने के लिए, n महीने के लिए, प्लस इंटरेस्ट p n + 1 by 2 × 12 × r/100, ठीक है। यही फॉर्मूला आप लोग को पूरा इसका और ये यूज होगा, जिसमें P पहले से पता प्रिंसिपल, रेट परसेंट में, एंड टाइम है इन मंथ में, ध्यान दीजिएगा क्या मंथ में टाइम होगा, एम भी मैच्योरिटी वैल्यू है, ठीक है। अब यही इसी चीज से रिलेटेड अगर आप ये प्रूफ समझ गए ना तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, पहला चीज, और दूसरा अच्छा लगेगा बनाने में कि हाँ मुझे पता है। क्यों, क्योंकि ये लगा कि मैं रटा नहीं हूं, बस रट लिया हूं, क्या हो रहा है क्यों हो रहा है कोई मतलब नहीं। अगर ये प्रूफ जान गए तो अच्छा लगा कि अच्छा इस कारण से होता है। अगर ये सब चीज सोचिएगा ना, मतलब कि कैसे आया, रियल लाइफ में कैसे अप्लाई हो रहा है, तब पढ़ने में भी मजा आता है। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूं बाकी लोगों की तरह तो फिर मजा नहीं आएगा पढ़ने में, इसलिए प्रूफ के साथ में बताया। थोड़ा सा वीडियो लंबा ही हो गया होगा,
पर मजा आएगा। ठीक है।